चलिए आज 8वीं के भैया बहनों को हम भारत में कृषि का विकास के अध्याय से ये पैराग्राफ पढ़ाएंगे जिसका शीर्षक है हरित क्रांति का प्रभाव, है ना। इससे पहले हमने जाना कि हरित क्रांति कहाँ फैली, किन किन राज्यों में शुरुआत में उन्हें प्रयोग किया गया। उसके बाद हम देखते हैं हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, क्या असर हुआ। ठीक है, सबसे पहला जो असर हुआ वो था पैदावार की बढ़ोतरी। देश में बड़े हिस्से में, देश के कई बड़े हिस्से में और नई फसलों में उन्नत बीज के फैलाव से फसल की पैदावार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। मतलब जितना आशा नहीं किया गया था उससे ज़्यादा फसल तैयार हुई। हम अनाज के मामले में स्वावलंबी हो गए। स्वावलंबी मतलब आत्मनिर्भर हो गए, है ना। दूसरे देश से मंगाना नहीं पड़ा। इस प्रकार से देखेंगे पैदावार बढ़ने से अब दूसरे देशों से अनाज मंगाने की जरूरत नहीं रही। यह हरित क्रांति का पहला प्रभाव था। सरकार के पास अनाज का बहुत बड़ा भंडार हो गया। भंडार हो गया मतलब गोदाम में बहुत सारा अनाज इकट्ठा होने लगा और अनाज की कमी होने पर उसका उपयोग किया जा सकता था। जो गोदाम में जो भंडार मतलब इकट्ठा करके रखा हुआ अनाज था, वह अनाज की कमी होने पर उस भंडार किए गए अनाज का उपयोग किया जा सकता था। ठीक है, सन 1967 में सरकार के पास कुल 19 लाख टन अनाज का भंडार था। ठीक है, तो 1965-66 में हरित क्रांति का योजना बनाई गई सरकार द्वारा। अब 1967 में क्या हुआ, सरकार के पास कुल 19 लाख टन अनाज का भंडारण था। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फसल की वृद्धि हुई। आप देखिए किस प्रकार से रोपा लगाने की मशीन, ठीक है, रोपा लगाने की मशीन का भी उपयोग इस समय किया जाने लगा। ठीक है, देखिएगा दूसरा प्रभाव क्या बता रहा है, समर्थन मूल्य में अनाज का भंडारण। समर्थन मूल्य मतलब होता है सरकार द्वारा किसी भी फसल का न्यूनतम मूल्य तय कर दिया जाता है, जिसे समर्थन मूल्य कहते हैं। कोई भी किसान से जिस प्रकार से सरकार ने मूल्य निर्धारित कर दिया, उससे कम में अनाज कोई भी व्यापारी खरीदता है या उसकी शिकायत होती है तो उस पर कार्यवाही भी हो सकती है। तो समर्थन मूल्य में अनाज का भंडारण किया जाने लगा। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का फैसला किया। मतलब कम से कम कीमत में, अगर इससे कम कीमत में खरीदी होती है किसी भी प्रकार से अनाज की, तो वह गैर कानूनी मानी जाएगी। ठीक है, समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों की अनाज को खरीदती है। ठीक है, फसल को खरीदती है। सरकार इस समर्थन मूल्य तय करती है जिससे किसान को उपज की लागत मिल सके। कहने का मतलब है कि जितना भी किसानी में उन्होंने खर्चा किया है, पैसा लगाया है, उसका लागत मिल सके, उसका फायदा उसे मिल सके और साथ ही साथ कुछ लाभ भी हो सके। समर्थन मूल्य के कारण किसान व्यापारियों को कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। बाध्य मतलब मजबूर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि समर्थन मूल्य सरकार ने तय कर दिया है और किसान व्यापारियों को कम कीमत में अनाज बेचने के लिए अब मजबूर नहीं होते हैं। भारत सरकार ने किसानों से अनाज खरीदने और उसका भंडारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम का गठन किया हुआ है ना।
एक संस्था बनाई है भारत सरकार ने। वह क्या काम करती है? इन किसानों का अनाज खरीदती है और उसको गोदाम में रखने की व्यवस्था करती है। यह अनाज का भंडार रखता है और यहाँ पर अनाज का भंडार रहता है और राशन दुकानों और अन्य सरकारी योजनाओं, राशन दुकानों और अन्य सरकारी योजनाएं जैसे स्कूलों में मध्याह्न भोजन, उचित मूल्य की दुकान, मतलब सरकार द्वारा जो राशन दुकान होती है उसे उचित मूल्य की दुकान कहते हैं, को अनाज देने का कार्य करती है। कौन? भारतीय खाद्य निगम। ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा ब्रैकेट में क्या प्रश्न पूछ रहा है। उन्नत बीज की खास बात क्या है? इन बीजों को लगाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है ना? तो उन्नत बीज को लगाने के लिए अच्छे किस्म के खेतों में तैयार की गई मिट्टी और बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। नए तरीकों से खेती करने के लिए किसानों को हर साल ज्यादा पैसा की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि नए तरीके से खेती करने में थोड़ा सा पैसा लग जाता है, जिसमें वो किसान मशीनें खरीदता है, कुछ औजार खरीदता है, कुछ ट्रैक्टर वगैरह खरीदता है, इसीलिए उसे पैसे की जरूरत होती है। हरित क्रांति की सफलता के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किया है ना? तो उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया, किसानों को बहुत सारी सेवाएं दी, जिससे वे हरित क्रांति करते हुए फसल को अधिक से अधिक उपयोग ला सके, पैदावार बढ़ा सके। ठीक है, सरकार को क्या करना चाहिए? इस पर कॉलम दिया हुआ है। सरकार को बीज के लिए, सिंचाई के लिए, खाद के लिए, कीटनाशक के लिए, अनाज की कीमत के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस ब्रैकेट में हम देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सरकार जैसे बीज, उन्नत बीजों की व्यवस्था करनी चाहिए। किसको? सरकार को। सिंचाई की सुविधा, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था करानी चाहिए, नलकूप के लिए ऋण देना चाहिए, खाद वगैरह के लिए सहकारी समिति से अनुदान देना चाहिए, है ना? कीटनाशक दवाओं को खरीदने के लिए सरकार बैंकों के माध्यम से लोन की व्यवस्था करनी चाहिए किसानों के लिए। अनाज की कीमत, सरकार को अनाज की सही कीमत तय करनी चाहिए ताकि किसानों की जो लागत लगी है वह उसे वापस मिल सके और उससे कुछ लाभ भी हो सके। इस प्रकार से सरकार को किसानों के लिए कार्य करना चाहिए ताकि उनका जीवन सुखमय और अच्छे से व्यतीत हो सके। आइए देखते हैं हरित क्रांति के प्रभाव में तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है। कृषि उत्पादन में वृद्धि, किसानों की आमदनी पर प्रभाव। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, उसका किसानों की आमदनी पर भी प्रभाव पड़ा है। ठीक है, जैसे जैसे अनाज की पैदावार बढ़ी, जैसे जैसे अनाज की पैदावार बढ़ी, किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के कारण अनाज की बेहतर कीमत मिलने लगी और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। किनकी? किसानों की। कई बड़े किसान खेती के काम के लिए ट्रैक्टर जैसी मशीनें खरीदने लगे। सरकार ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि आप खेती कीजिए। ठीक है, इसके लिए विभिन्न बैंकों से उन्होंने कर्ज भी लिया। किसानों ने देखा कि सब तरफ से हमें सहयोग मिल रहा है, तो उन्होंने सरकार के माध्यम से बैंकों से कुछ ऋण भी लिया। पानी, बिजली, खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से अब किसानों द्वारा एक से अधिक फसल ली जाने लगी। जिस स्थान पर सिर्फ एक ही फसल ली जाती थी, सरकार के सहयोग से वहां पर 2 फसल भी लेने के लिए किसान तैयार होने लगे। ठीक है, किसान अब परंपरागत अनाजों की खेती से हटकर, कहने का तात्पर्य है कि जो शुरू से चली आ रही खेती है उस पर से हटकर उन्होंने क्या किया, व्यावसायिक फसल का भी उत्पादन करने लगे। व्यावसायिक फसल मतलब खेतों से जो फसल तैयार होती थी उसे बाजार में अधिक से अधिक मात्रा में बेचने का भी एक प्रकार से व्यवसाय या व्यापार करने लगे।
और फसलों का उत्पादन भी करने लगे, जिसमें गन्ना, कपास, मूंगफली, साग सब्जियां, फल फूल, मशरूम और औषधि की खेती में निरंतर वृद्धि होने लगी। ठीक है, कई किसान क्या करते थे पहले, सिर्फ या तो चना, गेहूं या धान, ये परंपरागत फसल होती है, उसे ही लेते थे या ले पाते थे, क्योंकि दोबारा फसल लेने के लिए उन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं हो पाता था, दिक्कत जाती थी। लेकिन हरित क्रांति के बाद क्या हुआ, जल्दी से फसल लिए और उसके बाद उसी जमीन पर दूसरी फसल भी लेने के लिए किसान तैयार होने लगे। छोटे किसान को बड़े किसानों की तुलना में कम फायदा हुआ। जिनकी जमीन छोटी थी उन किसानों को फायदा कम हुआ। बिजली, पानी, बीज, खाद और कीटनाशक की लागत उनकी कमाई के तुलना में अधिक थी। छोटे किसान जो फसलों से कमाई करते थे उसकी तुलना में जो कीटनाशक, खाद और दवाइयाँ लगती थी वो छोटे किसानों को ज़्यादा लगती थी, इसलिए उनको फायदा कम हो रहा था। अतः छोटे किसान का कर्जदार होना साधारण बात हो गई। जीने के लिए छोटे किसानों को दूसरों के खेतों में मजदूरों के रूप में काम करना पड़ता था, है ना। तो छोटे किसान क्या करते थे, अपनी फसल लेने के बाद उस लागत को पूरा करने के लिए दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करते थे या करना पड़ता था। ठीक है, आजकल भारत के ज़्यादातर गांव में छोटे किसान और खेतीहर मजदूर के परिवारों के सामने यह समस्या है कि उन्हें साल भर के लिए काम नहीं मिल पाता था। ठीक है, जो छोटे किसान होते थे गांव में उनको, और खेतीहर मजदूर मतलब खेतों में काम करने वाले मजदूर जो होते हैं उनके परिवारों के सामने यह समस्या हो जाती थी कि उन्हें साल भर काम नहीं मिल पाता था। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा प्रभाव पड़ा, छोटे किसानों को ज़्यादा फायदा नहीं हो पा रहा था। अब देखिए, छोटे और बड़े किसान पर खेती के नए तरीकों का असर उसमें उसकी तुलना कीजिए। जो बड़े किसान थे वो तो बढ़िया अपना सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का उपयोग करने लगे, लेकिन अब क्या है, छोटे किसानों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराती जा रही है और नए तरीके से खेती करने की योजना बनाने के दृष्टि पर बहुत काम कर रही है ना। तो छोटे किसानों को फायदा अब धीरे धीरे होने लगेगा। पर्यावरण पर असर, चौथा पॉइंट देखेंगे, हरित क्रांति से पर्यावरण पर क्या असर पड़ा। हरित क्रांति से पर्यावरण में कई तरह के असंतुलन पैदा हो गए। असंतुलन मतलब ऊंच नीच या बराबर फायदा नहीं हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ। किसको? पर्यावरण को, प्रकृति को। हरित क्रांति पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू हुई थी। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू हुई थी। इन राज्यों में बहुत से किसान धान और गेहूं की उन्नत खेती करने लगे, मतलब अच्छे किस्म की धान और गेहूं की खेती करने लगे, जिसके लिए बहुत सिंचाई की जरूरत थी, मतलब पानी की जरूरत होती थी। इसका दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर, जलवायु पर, जलीय जीव जंतु पर भी देखने को मिला। कहने का तात्पर्य है कि पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा गेहूं और चावल में देने लगे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर, जलवायु पर, जीव जंतु पर भी असर देखने को मिलने लगा। अब देखेंगे पानी की समस्या। ठीक है, पानी किस प्रकार से एक समस्या के रूप में आगे बढ़ते जा रहा था। सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या हो गया था? नलकूप, अर्थात भूमिगत जल का उपयोग। ठीक है, जिसमें भूजल का उपयोग किया जाता है। भूजल अर्थात पृथ्वी के अंदर विद्यमान जल को निकालकर उसका उपयोग करना। जैसे जैसे
कई साल में नलकूप की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। मतलब भूमि का जो जल है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। भूजल का स्तर अब तक वैसा ही बना रह सकता है जब उपयोग के लिए किए गए भूजल की मात्रा के पुनर्धारण के बराबर होती है। मतलब जितना हम जल उपयोग कर रहे हैं उतना जल, उससे ज़्यादा हमें जल पानी भूमि में वापस देना होगा, तभी उसका संतुलन बन पाएगा। भूजल का पुनर्भरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर साल बारिश, नहरों, नालों और नदियों से रहता है। ठीक है, इस विषय पर आपने कक्षा 7वीं में विस्तार से अध्ययन किया होगा। इन स्रोतों में पानी मिट्टी के कई किस्म की परतों से होकर धीरे धीरे रिसता है, नीचे की ओर जाता है और भूजल स्तर के रूप में इकट्ठा होता रहता है। समस्या तब पैदा होती है जब नलकूपों आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूजल का उपयोग पुनर्भरण से ज़्यादा होने लगता है। अर्थात जिस प्रकार से भूजल का उपयोग हम करते हैं उससे कम मात्रा में पानी वापस नीचे जाता है तो समस्या पैदा होने लगती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जितना पानी भूजल के रूप में संग्रह होता है, मतलब इकट्ठा होता है, उससे ज़्यादा पानी का उपयोग हम करने लग जाते हैं। इससे भूजल स्तर उन क्षेत्र में नीचे चला जाता है। भूजल स्तर के नीचे जाने का मतलब यह है कि भविष्य में उस क्षेत्र में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, पानी की समस्या हुई, और आगे की पढ़ाई हम आपको अगले दिन कराएंगे। साथ ही साथ इनके प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखवाए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग भी एक बार इस वीडियो को सुनने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए ताकि और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि भारत में कृषि का विकास किस